नमस्ते बच्चों। कल हमने लासा की ओर यानी तिब्बत की यात्रा, लासा उसकी राजधानी है और उसी के बारे में हमने लेखक किस प्रकार से उस दुर्गम यात्रा करते हुए कहाँ तक पहुंचे थे और वहां तक उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस पाठ के माध्यम से हमें यही सीखना है कि जीवन के अंदर कुछ दुर्गम स्थान को, कठिन स्थानों को देखना है तो हमें इसी तरह से दुर्गम रास्तों का चयन करना चाहिए, ताकि जीवन में हमें पता चलता है कि हम लोग किस तरह से उसका सामना कर सकते हैं। देखिए, हमने वहां तक पढ़ा कि कैसे वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर कैसे चढ़े, कैसे वहां पर उनको कैसा एक किस रूप में वहां पर गए थे वो, क्योंकि उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत में जाने का अवसर नहीं था, तो वो भीख मंगे के रूप में गए। और वहां पर देखिए अगला पड़ाव उन्होंने कहा डाला था 16-17 मील की दूर पर। उन्होंने सुमति से कहा, जो उनको साथ में जैसे जैसे हमारे पास कहीं जाते हैं हम लोग देखने के लिए तो गाइड होता है, यहाँ पर भी एक सुमति नाम, तो सुमति से उन्होंने किस तरह से अपनी बात को आगे बढ़ाया। देखिए, सामान भी रख लेंगे और चढ़ेंगे कैसे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे, यानी समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर हमारा वो पहाड़ था, जो उससे उसकी ऊंचाई 17 या 18 फीट ऊंची थी। हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। बीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब नंगे मतलब न तो वहां पर कोई हरियाली थी, न कोई फूल थे, न कोई पौधा था, न कोई दिल थे। जहाँ न वहां बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च का अर्थ सबसे ऊपर, ऊपर की चोटी पर डांडे के कुछ देवता थे, उसका मंदिर वहां पर बनाया हुआ था। पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडिया से सजाया गया था। मंदिर को आपको पता है कि मंदिर के आसपास में रंग बिरंगी झंडियां लगाई जाती है और जानवरों के सींगों से, हिरण के सींग ऐसे आदि सींगों से भी सजाया गया था। अब हमें बराबर ऊंचाई पर चलना था। अब हमको बराबर से ऊंचाई नीचे चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल, क्योंकि चढ़ना बहुत था, उतरने के समय में थोड़ा आसान हो गया था, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। अनुभव किया कि चढ़ते चढ़ते इतना थक गया कि अब उसको थकान हो गई, इसीलिए उसकी चाल क्या हो गई, धीमी हो गई थी और उसे मारना नहीं चाहता। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनों वक्तों की तरह से अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। दोनों वक्तों की तरह, यानी जैसे कोई बच्चा झूमता हुआ नाचता हुआ चलता है, वैसा मैं भी चलने लगा। मैंने न घोड़े को मारा, क्योंकि घोड़े का एहसास मुझे हो चुका था कि वो चढ़ाई करके थक चुका है, इसीलिए झूमते हुए बलखाते हुए मैं उसके ऊपर बैठकर चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। अब इतनी ऊंचाई से पता नहीं चल रहा है कि हम आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। एक समय के लिए तो थोड़ा डर भी लग रहा था, फिर थोड़ा मजा भी आ रहा था। साहसिक यात्रा में ऐसे ही होता है कभी भी।
जब मैं जोर देने लगता तो वो सुस्त पड़ जाता। सुस्त यानी उदास। अगर उसको जल्दी से चलने के लिए कहता वो सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। यहाँ पर अभी तक तो एक रास्ता था, इसलिए कोई सवाल नहीं था, लेकिन अब क्या आ गया, दो रास्ते आ गए। अब कौन सा चुनना है? तो मैंने देखा कि मैंने बाएं का रास्ता लेके मील 2.5 मील चला। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कों का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, उसको पूछा कि मुझे वहां जाने का है। तो बोले आप तो गलत आ गए, आपको बाएं नहीं दाहिने की ओर जाना था, तो आप वहां पहुंच सकेंगे। इसलिए वह लौट कर फिर उसी को पकड़ा, जो रास्ता छोड़ा। और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर में था, तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। अब देखो, मुझे गाँव बिल्कुल पास आ गया था और गांव में मील भर के से दूर था, तो वहां पर मुझे वो सुमति मिल गया। मंगलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं। मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? यानी जो नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, उनको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि अभी तक मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, यानी आग जलाने का। कंडे यानी गोबर से बने हुए उपली, उसको कंडे कहते हैं। मैंने अब तक 2 टोकरी कंडे फूंक दिए और 3-3 बार आपके लिए मैं चाय गर्म करी, लेकिन अब आप आए। उसने कहा, अरे भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत क्या कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता। वो बोला, आप तो खैर मानो, मैं और जल्दी आ गया, नहीं तो ये घोड़े की चाल ये ऐसे रहती तो शायद मुझे रात भी होती। इसको जवाब सुनकर सुमति का जो क्रोध था वो जल्दी से गुस्सा में, क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध को उसने जल्दी से ठंडा कर लिया। अब देखिए, लड़कोर में वे अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, पहले यजमान यानी मेहमान। यहाँ पर भी उनकी आवभगत हुई, सब लोगों ने अच्छा किया। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। कोई व्यंजन होगा भाई वहाँ के तिब्बत के उस पहाड़ी इलाके का। तो पहले तो जाकर मेहमानदारी हमारी की, हमारे को अंदर कमरा मिला, वहाँ गए, वहाँ पर चाय और सत्तू खाया, और रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब हम टिड्डी के विशाल मैदान में थे, टिड्डी के विशाल मैदान में थे। पहाड़ों से घिरा टापू मालूम होता है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिड्डी समाधि गिरी। अब देखिए, उस पहाड़ पर हम लोग गए, जिसका नाम था टिड्डी समाधि गिरी। यानी कोई एक भगवान का कोई होगा होगा, और गिरी यानी पर्वत, समाधि यानी उनकी वहां पर मूर्ति लगी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। देखा, यहाँ सुमति के तो बहुत लोग हैं। कपड़े की पतली पतली चिरी पत्तियों के गड्ढे खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही डंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत। कि आप आसपास के गांव में मत जाओ, क्योंकि अगर होना तो भले ही आप डंडे बांट दो, मगर जो कपड़े के जो पड़ जाए झंडे लगाना था वो बांट दो, लेकिन आप आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए तुम्हें लासा पोच कर रुपये दे दूंगा। इसके लिए जो खर्चा होगा, तो मैं जब वहां जाऊंगा उसका पूरा खर्चा आपको दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की,
लेकिन कोई कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा है। बरिया ढूंढने की कोशिश की, ये बरिया मेरे ख्याल से कोई गाड़ी या बल्कि कुछ होगा वहां पर का साधन, पर वो भी उनको नहीं मिला। और उनको 10-11 बजे की तेज धूप में वो चलने लगे, चल पड़े। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लो तो गर्मी खत्म हो जाती है। तो हमारे पास सर को ढकने के लिए मोटा कपड़ा, उसी से अगर ढक लो तो शायद गर्मी से हमको राहत मिल सके। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे, ललाट धूप से जल रहा था। ललाट का अर्थ क्या है? ये माथा, इसको बोलते हैं ललाट। और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा था। देखिए कमाल की बात है, सामने से तपना और पीछे से ठंडा। हमारी जो पीछे कंधा है वो पूरा बर्फ हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। ये डंडा कभी भी पहाड़ी चढ़ाई के ऊपर ये डंडा हमारा बहुत सहयोग देता है, क्योंकि इसके जरिए हम लोग आसानी से चलते हैं। पहाड़ी रास्तों को अगर पार करना है तो हाथ में जरूर डंडा रखना चाहिए, उसी के सहारे हम पहाड़ी रास्ता पार कर सकते हैं। तो हमने भी वो डंडा हाथ में लिया और चल पड़े, अपना सामान उठाया। यद्यपि सुमति के परिचित पिंडली में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। यहाँ पर और उनके यजमान थे परिचित यानी जान पहचान, लेकिन अब इनको क्या है और आगे चलना था। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों से बटी हुई थी। एक एक हिस्सा एक एक जागीरदारों को दिया गया, ये इसका हिस्सा है, ये इसकी जागीर है, ये उसकी जागीर है। इस तरह से इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। मठों यानी बिहारों के हाथ में, जहाँ पर लोग जो दर्शन करने जाते हैं वो लोग वहां पर ठहरते हैं। जो साधु सन्यासी होते हैं उस मठों में अपना जीवन बिताते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, कराता है, जिसके लिए मजबूर बेकार में मिल जाती है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। अब खेती कैसी हो रही है तो वो भी वहां पर वहाँ का ही भिक्षु, जो भगवान का भक्त हो, जो वहां पर रहता हो, वही देख रेख करता है। जो जागीरों के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। उन लोगों की जिनकी जिनकी जागीरें हैं उनके लिए भिक्षु राजा के समान था। जैसे राजा प्रजा की रक्षा करते हैं, वैसे ये भिक्षु वहाँ उन जागीर वालों को, उन क्षेत्र में जिन्होंने खेत को बनाया है, उनको वो पूरी सहायता करते थे। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, उसका नाम है नमसे, बड़े भद्र पुरुष थे और वो बहुत प्रेम से मिले। हम किससे मिले? भद्र पुरुष से, जिसका नाम है नमसे। उनका भी स्वभाव बहुत ही अच्छा, भद्र पुरुष थे और बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए था। यहाँ पर मेरा वेश अब इतना सुंदर भी नहीं था और इतना बेकार भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। देखिए वहां पर किताबें हस्तलिखित यानी हाथ से लिखी हुई, कोई प्रिंट नहीं की हुई है, कोई प्रेस में नहीं हुई है, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा, वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे, मुझको भी वहां बैठने को अवसर मिला और मैंने उन अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होंगी। यानी एक एक किताब का वजन 15 किलो से था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब मैं पुस्तकों के भीतर था। अब देखिए फिर पूछा, आसपास में यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। मुझे तो किसमें रुचि आ गई थी? मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी मैं पुस्तकें पढ़ने में तल्लीन था। इसीलिए उसे कहा आप जाकर आइए।
दूसरे दिन वह गए, मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। जिंदगी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमचे से विदाई लेकर चल पड़े। इस तरह से ये हमारी लेखक की यात्रा, यानी किस तरह से उन्होंने लामसा की और तिब्बत की राजधानी लामसा की यात्रा की और वहां पर देखे हुए अनुभव को उन्होंने आपके समक्ष रखा। और आप भी ऐसे ही इन चीजों की यात्रा करने पर जो कठिनाइयों से भरी होती है, लेकिन उन कठिनाइयों से भरी हुई यात्रा को ही यात्रा करने में जीवन में कुछ हमको सफलता प्राप्त होती है। तो इस पाठ के अंदर और ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको ये बताया गया है कि हमें भी इससे कभी ऐसा कोई मौका मिला होगा और आपने कभी ऐसी पहाड़ी यात्रा की होगी, की होगी, तो आप उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। और आपने भी अपने ओर से पर्यटन यात्रा जरूरी है, कहीं कहीं घूमने जाना जरूरी बहुत है, क्योंकि उससे हमको ज्ञान मिलता है। लेकिन सुखद नहीं कि सुखद हो, लेकिन उसमें हमको सुख नहीं मिलेगा, बहुत कठिनाई करनी पड़ेगी। कठिनाइयों को उठाने के बाद ही, कठिनाइयों को करने के बाद ही हम उस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये बात 100% सही है। यात्रा करने को जाने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन कठिनाइयों का सामने करते करते हम उन प्राकृतिक चीजों को, उन पहाड़ी टीलों को, उन मंदिरों को देखने का जो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, वो हमको घर बैठे नहीं हो सकता है। नेचुरली जाकर हमने उसको देखा, उसका कोई आनंद और ही रहता है। कष्टकारी यात्रा होती है, लेकिन हमको कई चुनौतियां आती है, कई मुश्किलें आती है, तब कहीं जाकर हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन ये यात्रा ही साहसिक यात्रा कहलाती है। जो अच्छी जगह जहाँ सब सुविधा है वहां जाकर वो रहता है, तो वो यात्रा नहीं होती है। सच यात्रा तो वही है कि जिस यात्रा से हमारे अंदर एक साहस आ जाए। ऐसे पहाड़ी एरिया में, पहाड़ के ऊपर, जंगली, जहाँ अगर गिरे तो किसी को कुछ पता भी नहीं चले, ऐसी जगह में हमने साहस से काम करके जो यात्रा करते हैं, वो हमारे लिए एक आश्चर्यजनक कहलाती है। तो बच्चों, आपका ये पाठ अब आपका अंतिम, इसे 2 पाठ आपके रह गए हैं, इससे आपको ध्यान करना है बच्चे। यानी इसके बाद आपको मैं एक बार जो ग्रामर बात बताना है आपको इसमें पाठ में तो आपको कम दिया गया है, लेकिन फिर भी आप इस पाठ के जरिए देखिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे परिव्यक्त, यानी उसको छोड़ देना, इसका अर्थ है राहदारी। आपको आया है, राहदारी यानी रास्ते में चलने का, आप उसको टैक्स बोलते हो, हिंदी में उसको कर भी बोलते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी लेके कहीं जाते हैं तो सरकार की रोड को हम लोग उपयोग करते हैं, तो वहां पर हमको उस रोड पर चलने के लिए भी हमको उनको चुंगी देना पड़ता है, उसको बोलते हैं राहदारी या चुंगी। जैसे आप लोग देखते हो ना, वो रास्ते में हमको एक नाका आता है, वहां पर हमको पैसे भरना पड़ता है, तभी हमारी गाड़ी आगे चलती है। दूसरा होश हवास, होश हवास यानी होश यानी चेतना, और हवास यानी हमारी बुद्धि ऐसी है कि अगर हम अपने आप को सही समय पर हमको जगाना है, तो हमें कुछ भी कर हमारे होश हवास को वापस लाए। यानी हम कमजोर हो गए थे, लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के बाद, उस चीज को खाने के बाद हमारे होश हवास सही जगह पर आ गए। अब देखिए, पर्यायवाची शब्द में भी कुछ शब्द इस पाठ के जरिए आपको, चाहे रास्ते में रास्ता, अब रास्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है? रास्ता का पर्यायवाची शब्द है राह, पथ आदि, और मार्ग। अब यात्री, यात्री का भी पर्यायवाची शब्द आपको इसमें सीखना है कि मुसाफिर, राहगीर,
बटोही आदि। अब गांव, जिसको आप इंग्लिश में खाली विलेज बोलते हो, लेकिन हिंदी में गांव को ग्राम, देहात, छोटी बस्ती। छोटी बस्ती इतना कोई यहाँ बताया गया है, लेकिन ये मीनिंग सारपूर्ण नहीं है। छोटी बस्ती बोलते जहाँ कम लोग रहते हैं उसको छोटी बस्ती, लेकिन गांव मतलब एक विलेज अलग ही होता है। उसको हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द में देहात और ग्राम लिखना है। अब देखिए बच्चों, एक हिंदी का एक विशेषता होती है। अब देहात शब्द है, मैंने आपको बताया कि गांव का पर्यायवाची शब्द है देहात। अब देखो, अगर आपने छोटी सी भूल कर दी, शब्द वही है उच्चारण में, लेकिन उस देहात की जगह पे हाँ के ऊपर आपने अगर बिंदु रख दिया, बोलने में देहाती लग रहा है, वो असल में उसका उच्चारण देहांत है। तो कितना अंतर हो गया उसमें, उस शब्द के अर्थ में। ये देहात यानी गांव और वो देहांत यानी मर गया। हिंदी की एक ही विशेषता है कि शब्दों को बराबर समझना, बराबर पढ़ना। ऐसा लगता है कि हम वही शब्द पढ़ रहे हैं। जैसे चोटी, छोटी। अब देखिए, चोटी यानी पर्वत की चोटी, और छोटी। अब वो चोटी, कोई बच्चे को अगर पढ़ने में अगर गलत कर दिया, वो छोटी को भी चोटी पढ़ लिया, उसका अर्थ समझ लिया। तो ऐसे कई शब्द रहते हैं जिसका आपको बहुत ध्यान देना है। अब ऐसे ही इसमें कुछ शब्द पाठ के अंदर, जैसे परिचित, तो परिचित का है आपको अपरिचित। अपरिचित करना है। उसके बाद में आपको चढ़ाई, उतराई। चढ़ाई यानी यहाँ पर क्या है, एक चढ़ाई का अर्थ हिंदी में क्या है मालूम आपको? हमला। बहुत समझ के करना है हिंदी को। चढ़ाई सेम शब्द है, लेकिन चढ़ाई का अपोजिट यहाँ पर उतराई है, और चढ़ाई शब्द का अर्थ है चढ़ना। लेकिन वही चढ़ाई शब्द का अर्थ अगर सेंटेंस में अगर दूसरा आ गया तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। राजा ने उस गांव पर चढ़ाई कर दी, तो टीचर आपने बताया चढ़ाई का अर्थ क्या है? ऊपर चढ़ना, और उसका अपोजिट उतराई यानी उतरना, नीचे आना। लेकिन इस वाक्य में चढ़ाई का अर्थ क्या हो गया, ये समझना है आपको। इस वाक्य में चढ़ाई का अर्थ है हमला। राजा ने उस गांव पर चढ़ाई कर दी। दोनों शब्द सेम है, लेकिन प्रसंग के अनुसार दोनों के अर्थ दोनों जगह पर अलग अलग है। इसका भी बहुत ध्यान रखना। हिंदी में कभी कभी ऐसे उचित का अपोजिट है अनुचित। अब उचित और अनुचित, तो अनुचित व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अनुचित में व्याकरण की दृष्टि से क्या है? उपसर्ग है। मैंने बताया था आपको कि शब्द के सामने जो शब्द लग जाता है वह उपसर्ग कहलाता है, और पीछे लगता है वो क्या बनता है, वो बताई थी। याद होना चाहिए आपको, और याद रखना चाहिए कि वो है आपका लिए अनुचित में अनु, अन प्लस उचित, भारत में भारतीय प्रत्यय है पीछे लगा। तो इस व्याकरण को हमेशा कोई भी समय हमारे पास अभी आया नहीं आया उसका नहीं देखना। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, क्या लगने पर बनती है, और वो लगा हुआ शब्द क्या कहलाता है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इससे आपका ग्रामर आपको कभी भी आपको नहीं। संधि विच्छेद शब्दों के भी बारे में आपको मैं बताती रहती हूँ। सर्वोच्च, अब इसका संधि विच्छेद सर्व प्लस उच्च, सर्वोच्च का।
यानी इसको संधि अलग करने पर सर्व प्लस उच्च हो जाता है और इसको मिला देने पर सर्वोच्च हो जाता है। ऐसे समाज के बारे में भी मैं आपको अगले क्लास के अंदर आपको फिर से समझाऊंगी। धन्यवाद। भाई देखो भाई, ऐसे ही हटाना, ये दबाना, यहाँ लाना इसको, ये दबाना।